हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट जेआर। जैसा कि हम लोग क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर जो कि ग्रेविटेशन है उसको पढ़ रहे थे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ये जरूर पूछा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में आप लोगों ने देख रखा होगा कि साइड में एक छोटा सा सेक्शन बना दिया गया और उसमें इस मोशन को डिफाइन किया गया। प्लैनेटरी मोशन वैसे तो काफी ज्यादा वाइड टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी काफी ज्यादा बनते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो हम लोग फिर भी इस टॉपिक को सेपरेट वीडियो में देख रहे हैं। मैंने इसका सेपरेट लेक्चर बनाया है ताकि आपको मैं ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से समझा सकूं। सो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ये केपलर्स ने दिया है। यहाँ पे केपलर्स के नेम में थोड़े से मिस्टेक है। यहाँ पे एल मैंने लगता है गलती से छोड़ दिया है, तो यहाँ पर एल भी होगा। नाउ केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हमें क्या बताता है? तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, वैसे तो हमारे स्टार के पास जो कि सन है उसके पास जितने भी प्लैनेट्स हैं वो काफी ज्यादा क्लोज हैं और हम लोगों के पास सभी का इन्फॉर्मेशन है। तो वो सारे प्लैनेट किस तरह से मोशन में है और प्लैनेट्स के मोशन का नेचर क्या है वो हमें केपलर्स के इस लॉ के द्वारा पता चलता है। नाउ इस लॉ के पहले काफी ज्यादा हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि प्लैनेट के मोशन पे स्टडी किए। जैसे कि हमारा जो पहला साइंटिस्ट थे वो टॉलमी थे। उनका जो लॉ था वो हम लोगों ने कुछ खास कंसिडर नहीं किया, बट स्टिल हम लोगों ने उनके लॉ को 1500 साल तक सही समझा। लेकिन उसके बाद हमारे और भी साइंटिस्ट हैं जैसे कि कॉपरनिकस, इनका नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, तो मैं उनका नाम पहले लिख देती हूँ। कॉपरनिकस ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हीलियोसेंट्रिक सिस्टम जैसे कॉन्सेप्ट को बताया। नाउ आप लोगों में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हीलियोसेंट्रिक सिस्टम क्या है। तो हीलियो का मतलब होता है सन और सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर में। तो कॉपरनिकस ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताया जिसमें कि जो सन होता है उसको बीच में बताया गया, जबकि उसके पहले के जितने भी साइंटिस्ट थे वो मानते थे कि जो हमारा अर्थ है वो सेंटर में और जबकि उसके आसपास और सारे सैटेलाइट्स और हमारा सन वो सब कुछ मूव कर रहा है। तो कॉपरनिकस के इस कॉन्सेप्ट के आ जाने के बाद हम लोगों को पता चला कि जो हमारा अर्थ है वो सेंटर में नहीं है, बल्कि हमारा ये जो सन है वो सेंटर में, और जितने भी सैटेलाइट्स हैं जैसे कि हमारा मून हो गया और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं। नाउ बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को सही नहीं मान रहे थे और कॉपरनिकस को इनकी एक अलग ही स्टोरी है। अगर आप इनके बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड है तो आप नेट पे जाके पढ़िएगा कि इनके इस कॉन्सेप्ट के कारण इनको बहुत कुछ झेलना भी पड़ा था। लोगों ने इस बात को सही नहीं माना। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आया जो कि बिल्कुल टॉलमी के सिमिलर था। जो हमारा टॉलमी थे जो कॉपरनिकस के पहले हम लोगों को प्लैनेट के बारे में बताया था, टॉलमी उनके कॉन्सेप्ट को सही करते हुए कॉपरनिकस के बाद एक साइंटिस्ट है, पर उनका भी कॉन्सेप्ट ज्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि उसके बाद एक गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना एक टेलीस्कोप बनाया और उसके हेल्प से बताया कि जो हमारा मून है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है और सन बिल्कुल सेंटर में है। तो गैलीलियो ने कॉपरनिकस की बात को सही करते हुए एक इंस्ट्रूमेंट भी बनाया और देन तब इस लॉ को प्रूफ किया गया कि ये बिल्कुल सही है। नाउ ये तो हमारा हिस्ट्री हो गया कि प्लैनेट के बारे में कब से स्टडी किया जाने लगा था। गैलीलियो के हीलियोसेंट्रिक सिस्टम को सही कर देने के बावजूद भी हमें बस इतना ही मालूम था कि जो सन है वो सेंटर में और अर्थ हमारा मोशन कर रहा है सन के अराउंड, लेकिन इसके अलावा हम लोगों के पास फर्दर कोई और स्टेटमेंट नहीं था। हमारे एक फेमस साइंटिस्ट जो कि केपलर्स, उन्होंने फर्दर फिर प्लैनेट्स के मोशन पर स्टडी किया और उसी को वो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के नाम से पब्लिश करवाया। नाउ केपलर्स कौन थे? तो इनका पूरा नाम जोहानस केपलर्स था। ये 16th सेंचुरी के फिलोसफर रहे और उसके अलावा ये एक एस्ट्रोनॉमर थे। इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा एस्ट्रोनॉमी में और जब इन्होंने अपना लॉ पब्लिश करवाया तभी इनकी पॉपुलैरिटी उस टाइम और बढ़ गई। तो आपको अगर केपलर्स के बारे में या फिर कॉपरनिकस के बारे में या फिर गैलीलियो के बारे में जानना है तो आप नेट पे जाकर उनकी फोटो को देख लें और उनके बारे में पढ़ें, इससे आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा देर तक याद रहेंगी। नाउ जो इन्होंने लॉ दिया प्लैनेट्स के मोशन में, वही सेम लॉ अप्लाई होता है जितने भी हमारे पास सैटेलाइट्स हैं उन सभी पर भी। अब सैटेलाइट्स जो आर्टिफिशियल होते हैं उन पे भी, और उसके अलावा जो हमारा मून है, मून भी आपको पता है कि हमारा एक सैटेलाइट है, लेकिन ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। जैसा कि आपको पता है हम लोग प्लैनेट के मोशन को पढ़ने वाले हैं, तो ये काफी अलग तरह का होने वाला है। तो इसके लिए हम लोगों को काफी न्यू टर्म्स से भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो मैं पहले उन सारे टर्म्स को भी बताऊंगी एंड देन फिर आपको ये लॉ अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। इस लॉ में केपलर का जो फर्स्ट स्टेटमेंट था उसको हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट और केपलर का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? केपलर का कहना था द प्लैनेट मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन ऑफ द टू फोकी ऑफ द elliptical orbit. Now, what is elliptical orbit
एंड व्हाट इज दिस फोकी मीन। नाउ मैं यहाँ पे पहले एक सर्कल बना देती हूँ। ये सर्कल का सेंटर हो गया, जिसको कि हम लोग फोकस भी बोल सकते हैं या फिर इसी को हम लोग सेंटर बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है, हम लोग जब सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं तो इसको हम लोग जनरली सेंटर ही बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? तो सेंटर कहने का मतलब कि जो सारे सर्कमफेरेंस से इसका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होगा। अगर आप सेंटर से कोई भी पॉइंट को मेजर करो तो उसका डिस्टेंस इक्वल होगा। लेकिन जब आप वही इलिप्टिकल बोलते हो तो इलिप्टिकल का मतलब बिल्कुल डिफरेंट शेप हो जाता है, जो कि हमारा कुछ इस तरह का शेप बन के आता है। इलिप्टिकल एक ऐसा शेप होता है जैसे कि आप इसको देखकर बता सकते हो कि ये थोड़ा सा ऐसे खींचा हुआ है, या फिर इसको आप ओवल भी बोल सकते हो, ओवल शेप। जब हमारा प्लैनेट मूव करता है तो वो कुछ इसी तरह का शेप बनाता है। मैं कुछ अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। हल्का सा खींचा हुआ जो सर्कल होता है उसी को हम लोग इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। जिस तरह से ये एक सर्कल है तो इसमें ये हमारा सेंटर हुआ, इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। तो उसी तरह से ये हमारा इलिप्स है और ये उसका सेंटर, इसको नहीं बोलते, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। तो हमारा जो इलिप्टिकल पाथ होता है या फिर इलिप्स होता है उसमें दो फोकस होते हैं, इसलिए इसको हम लोग फोकस नहीं बोल के फोकी बोलते हैं। अगर वहां पे सिर्फ एक ही होता तो इसको हम लोग फोकस बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो है, दैट मीन्स कि ये प्लूरल है, तो इसको हम लोग फोकस नहीं बोल के फोकी बोलेंगे। या फिर इसको कई सारे लोग फोसी भी बोल सकते हैं या फिर फोकाई, तो आपका जो सही लगे आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग फोकी ही बोलते हैं, तो इसीलिए मैं भी सजेस्ट करूंगी कि यही बोलिए आप भी। नाउ अब केपलर का क्या कहना था? तो केपलर का मानना था कि जो हमारा प्लैनेट्स होता है वो बिल्कुल सर्कुलर पाथ पर नहीं मूव करता है। वो जब सन के अराउंड मूव करता है, लेट से ये हमारा सन है, तो जब वो सन के अराउंड मूव करता है तो वो जो पाथ को कवर करता है उसका नेचर सर्कुलर ना होकर उसका नेचर इलिप्टिकल होता है। तो इलिप्टिकल कहने का मतलब वो कुछ इस तरह का शेप बनाता है, ये कुछ इस तरह का पाथ होता है। नाउ इसी लॉ में केपलर ये भी डिफाइन करते हैं कि सन दो फोकी में से किसी एक फोकी पे जरूर होगा। तो यही इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, द प्लैनेट मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन ऑफ द टू फोकी ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। सो आई होप केपलर का जो फर्स्ट लॉ था वो आपको समझ आ गया होगा। नाउ हम लोग केपलर्स के सेकंड लॉ को भी देख लेते हैं। तो केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है? मैं केपलर के सेकंड लॉ को बताने से पहले आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम का फॉर्मूला याद करवाना चाहती हूँ। जैसे कि अगर आपको भी पता है कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि जो स्पीड है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके बताती हूँ। अगर आप जल्दी जल्दी चलते हो तो आप काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लोगे, मतलब अगर आपका स्पीड ज्यादा है तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। लेकिन अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम आपको कम लगेगा। मेरा कहने का मतलब, अगर आप कहीं जल्दी जल्दी चलते हो तो आपको कम टाइम में आप काफी ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर लोगे। लेट्स से अगर आपको दो पॉइंट मैं दे दूं, ये दोनों पॉइंट स्पेसिफिक है, और मैं बोल दूं कि आपका टाइम कुछ भी लगे पर आपको ये डिस्टेंस को कवर करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पर जल्दी जल्दी जाओगे या तो फिर आप धीरे धीरे जाओगे। तो अगर आप जल्दी जल्दी जाओगे तो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस आप काफी जल्दी कवर कर लोगे, मतलब कि अगर आप जल्दी चलते हो तो आपको टाइम कम लगता है, जबकि अगर आप धीरे धीरे चलते हो तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड में रखिएगा, और जब मैं आपको केपलर्स के सेकंड लॉ को बताऊंगी तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप इस लॉ की हेल्प से प्लैनेट के भी मोशन को समझ पाएंगे। तो हमारा केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है, मैं आपको पहले लॉ लिख देती हूँ। तो इसको हम लोग लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं। ईच प्लैनेट revolve around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over equal areas in equal interval of time. Now मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। जैसे कि ये एक इलिप्टिकल पाथ है, सॉरी इलिप्टिकल ऑर्बिट है, या फिर पाथ कहूँ एक प्लैनेट का। ये एक इलिप्टिकल पाथ है एक प्लैनेट का। यहाँ पर ये एक सन है, मैं सन जैसा तो लग नहीं रहा, फिर भी मैं बना देती हूँ। ये एक सन है और यहाँ पर एक प्लैनेट है, और ये प्लैनेट लेट से इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया। तो आप इन दोनों पॉइंट को सन से जोड़ दीजिए। लाइक ये रहा वो पॉइंट और ये रहा हमारा सेकेंड पॉइंट। सो जो ये डिस्टेंस है पॉइंट ए से पॉइंट बी का, मतलब पॉइंट ए जो हमारा है वो है
प्लैनेट का इनिशियल पॉइंट और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। मतलब एक पार्टिकल था, सॉरी एक प्लैनेट था जो पॉइंट ए पर था और वो कुछ डिस्टेंस कवर किया, और ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, आप टाइम को बिल्कुल स्पेसिफिक कर दीजिए, आप टाइम को 2 घंटे रख दीजिए, 4 घंटे रख दीजिए, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर टाइम को कैपिटल टी से लिख देती हूँ, तो वो कैपिटल टी का टाइम लिया। अगर मैं पूछूं लेट से ये यहाँ पर आ जाए और फिर आप इसके मोशन को स्टडी करो, तो यहाँ से ये मान लीजिए पॉइंट पी हो गया और ये पॉइंट एक्स हो गया, तो पॉइंट पी और पॉइंट एक्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, तो ये मैं पहले ऐड कर देती हूँ। तो आपके लिए बताना काफी आसान होगा, क्योंकि आप सिंपली ये वाला डिस्टेंस, मैं अगर पूछूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप मुझे ये वाला डिस्टेंस बताओगे, और मैं पूछूं कि पॉइंट बी से पॉइंट एक्स का डिस्टेंस कितना है, तो आप मुझे बिल्कुल बता दोगे कि ये वाला डिस्टेंस है। लेकिन मैं ये पूछूं कि ये दोनों डिस्टेंस में बड़ा वाला डिस्टेंस कौन सा होगा, तो आपको ये दोनों डिस्टेंस को देखकर लग रहा होगा ये वाला डिस्टेंस बड़ा है। दैट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का, वो काफी ज्यादा बड़ा है। जबकि मैंने यहाँ पर टाइम बिल्कुल फिक्स रखा है, वो है कैपिटल टी। कैपिटल टी कहने का मतलब मैं यहाँ पर कैपिटल टी इसलिए एज्यूम कर रही हूँ क्योंकि मैं ये कंफ्यूजन नहीं रखना चाहती स्टूडेंट के माइंड में कि ये टाइम कितना, लेट से आप टाइम कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड, या फिर 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ली हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइम टी ले लेती हूँ ताकि आपको आसानी होगा। तो जितना टाइम मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ पर भी मैंने टाइम टी ही लिया था, कैपिटल टी, तो मैंने टाइम यहाँ पर भी कैपिटल टी ही लिया। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में और इस डिस्टेंस को कवर करने में इस प्लैनेट को, और ये प्लैनेट का नाम अगर जेड है तो प्लैनेट जेड को दोनों बार टी टाइम ही लगा, तो दोनों में किसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर ये वाला होगा। लेकिन ऐसा है नहीं, पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल इक्वल आएगा। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए टू बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P टू x, मतलब पॉइंट P से x का डिस्टेंस जो होगा वो AB का जो डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल होगा। PX डिस्टेंस इज इक्वल टू AB डिस्टेंस। नाउ अब आप ये पूछोगे कि ऐसा कैसे हुआ, तो मैं आपको इसको बताने के लिए थोड़ा सा ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये काफी सन के क्लोज है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा लग रहा होगा, और आपको भी पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज प्लैनेट्स अपने आप को रोटेट करवाने में यूज कर लेती है, मतलब कि एक सर्कुलर पाथ को मेंटेन करने में जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को ही कन्वर्ट करके बना लेती है, और अल्टीमेटली ये फोर्स यहाँ पर फर्दर ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहकर सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो यहाँ पर वैल्यू होता है वो सन के क्लोज जाने पे बढ़ जाता है, मतलब कि जो सन है वो प्लैनेट को अपनी ओर और भी ज्यादा फोर्स के साथ खींचने लगती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू बढ़ जाने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे कि सन अपने आप इस प्लैनेट को खींचना चाहती है, मतलब बिल्कुल अपने पास खींचना चाहती है, और सन के खींचने से जो इसके अपोजिंग फोर्स है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो इससे दूर जाना चाहती होगी, ये प्लैनेट सन से बिल्कुल दूर जाना चाहती होगी, जिसके कारण यहाँ पर जो प्लैनेट का मोशन होता है वो बढ़ जाता है। जबकि अगर आप पॉइंट ए पर देखो तो ये सन से काफी ज्यादा दूर है, तो इसी वजह से सन इसके ऊपर कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगा पाती है। तो कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने की वजह से ये कम सेंट्रीपिटल फोर्स को भी फील करती होगी अपने ऊपर, और कम सेंट्रीपिटल फोर्स होने के कारण इसका जो मोशन है वो भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो आपको अगर आप एक पार्टिकल के स्पीड को बढ़ा देते हो तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, तो ठीक वैसा ही होता है यहाँ पर भी। जब वो सन के क्लोज जाती है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है और ये पार्टिकल काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, जबकि वो जब सन से दूर जाती है तो उसका स्पीड घट जाता है और ये उतना ही डिस्टेंस कवर करती है जितना कि जब वो सन के पास होती है। अब पूछोगे आप कि क्या केपलर ने ये बताया था कि इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, तो नहीं, केपलर ने कभी नहीं बताया कि इस प्लैनेट पे कौन सा फोर्स लग रहा है या फिर ये प्लैनेट क्यों मोशन में। ये जो हमारे न्यूटन थे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया हम लोगों को, क्योंकि आपको भी पता है ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन ने दिया है, और इस बॉडी के ऊपर, इस प्लैनेट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी न्यूटन ने ही बताया। और न्यूटन ने ये भी बताया कि ये जो प्लैनेट है उसके मोशन के पीछे का काउज भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और यहाँ पर स्पीड वेरी होने का रीजन भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो पूरे इलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट या पाथ, इस पूरे ऑर्बिट में जो प्लैनेट का मोशन होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, और ये प्लैनेट दूसरे मास के प्रेजेंस में, जैसे कि हमारा जो सन है उसका भी कुछ मास है, तो इस मास के प्रेजेंस में इन्फ्लुएंस हो जाता है और इसके मोशन पे इसका प्रभाव आपको साफ दिखाई पड़ता है। इसका जो इफेक्ट है आप इसके मोशन पे देख सकते हैं। सो मैं आपको यहाँ पर केपलर के थर्ड लॉ को भी समझा देती हूँ, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने प्लैनेट के मोशन बहुत सारी चीजें बताई, और उसी में से हमारा जो एक रिलेशन आता है RQ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, जिसको कि आपने अपने छोटे क्लासेस में देख रखा होगा, इसको भी बताया। तो ये होता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू केपलर द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक टू मूव अराउंड द सन।
तो केपलर का कहना था जो प्लैनेट का मीन डिस्टेंस होगा, मतलब कि लेट्स से ये एक प्लैनेट है और यहाँ पर सन है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो लेट्स से मैं इसको r से या फिर आप x y z कुछ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये जो डिस्टेंस होगा तो ये डिस्टेंस टाइम के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप यहाँ पर टाइम को दुगना करते हो तो जो उसका क्यूब होगा वो 3 गुना होगा, और ये डायरेक्टली का साइन यहाँ पर देख सकते हो, तो मतलब अगर यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा। आप कहीं पे भी डायरेक्टली का साइन देखते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो आप समझ जाना दोनों क्वांटिटी में एक ऐसा रिलेशन है कि वो दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होगा, और इस तरह से इन्फ्लुएंस होगा कि एक के बढ़ने से लेट्स से अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटता है तो ये भी घटेगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, और इसका आपको डेरिवेशन अभी पढ़ना नहीं है। जब आप क्लास 11th में जाओगे तो आपको इसका डेरिवेशन पढ़ना होगा। तो इसका डेरिवेशन वैसे तो ज्यादा हार्ड नहीं है, मैं आपको इस क्लास में बता दूं, लेकिन अगर आपको इसके डेरिवेशन भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसके डेरिवेशन को भी आपको बताऊंगी। नाउ यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे डिस्टेंस का क्यूब, ये सारी चीजें न्यूटन ने भी फिर से ऑब्जर्व किया, क्योंकि आपको पता है न्यूटन ने काफी रिसेंट अपना एक लॉ दिया था, ग्रेविटेशनल लॉ। तो उन्होंने ये सारी चीजों को स्टडी किया और उन्होंने ये गेस किया कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने आपको ये उस टाइम नहीं बताया था जब आपको मैं फोर्स इक्वल टू G(m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जब ये वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तब मैंने आपको ये नहीं बताया था कि न्यूटन ने ऐसा ही क्यों सोचा कि यहाँ पर जो फोर्स है वो r डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर होगी। मैं इसको थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करती हूँ। हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो प्लैनेट है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। वैसे तो आपको पता है कि एक इलिप्टिकल पाथ या फिर आप इसी को इलिप्स भी बोल सकते हो, उस पे मूव कर रहा है, पर हम लोग ऐसे थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक प्लैनेट भी बना देती हूँ। तो हम लोग जानते हैं ये जो प्लैनेट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे एक्ट कर रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। आपको ये पता होगा। तो मास के कांस्टेंट हो जाने के कारण हम लोग इसको लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²/r। हम लोग यहाँ पर इक्वल टू को जब लिखना होता है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट को अगर हटाना है तो हम लोग एक कांस्टेंट को हटाएंगे, तो यहाँ पर आपको भी पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा। तो ये फोर्स बढ़ने से जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ेगा और जबकि डिस्टेंस घटेगा। कुछ इस तरह का मतलब इस स्टेटमेंट को देखकर निकल रहा है। नाउ अगर मैं बोल दूं कि ये प्लैनेट अगर एक पूरा राउंड लगाता है तो उसको कितना टाइम लगेगा और कितना डिस्टेंस लगेगा, तो आपको भी पता है कि एक सर्कमफेरेंस के ऊपर अगर कोई बॉडी मूव करता है तो उसको उस सर्कमफेरेंस के जितना ही डिस्टेंस चलना होगा। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr। तो इस डिस्टेंस को चलने में इस t टाइम लगता है। तो कुछ इस तरह का हमारे पास बनकर आएगा। तो जो ये 2π है वो तो एक कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि आपको पता है 1, 2, 3 या फिर कोई भी नंबर, ये सारे वैल्यू फिक्स्ड हैं। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू निकल के आएगा। तो ये तो एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर से फिर से हम लोग कांस्टेंट को हटाते हैं और प्रोपोर्शनलिटी में वापस से बदलते हैं, तो यहाँ पर r/t हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा होगा। अब इसी को हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²/t²। कुछ इस तरह का बन के आएगा। अगर हम लोग r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो इस वैल्यू पर खास असर नहीं पड़ेगा, जैसे कि 4/5 लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसको हम लोग इंटू कर दें 1/1 से या फिर 2/2 से, तो इस पे कोई खास इक्वेशन पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर हम लोगों के पास 1 बच कर आएगा, मतलब कि 4/5 × 1, तो यहाँ पर सिंपली 4/5। तो वैल्यू पे कुछ खास असर नहीं पड़ा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी r से ऊपर नीचे इंटू कर देते। तो v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²/t² इंटू r/r, हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर r जब इंटू होगा तो v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर आप इसमें इंटू करते हो तो r³ और r³ यहाँ पर t² और यहाँ पर इसी r को अगर हम लोग छोड़ दें तो 1/r, कुछ इस तरह को हो जाएगा। नाउ केपलर का जो थर्ड लॉ था उसमें आपने देखा था कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का क्यूब वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर अगर आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाना चाहेंगे तो आप यहाँ पर इक्वल टू को लिखेंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो लेट्स से यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट c लिख देते हैं और यहाँ पर फिर आप इसको इंटू करोगे t²। तो अगर आप इस t को इस साइड भेजते हो तो r³ इक्वल टू कांस्टेंट, तो आप यहाँ पर कांस्टेंट लिख सकते हो। दैट मीन्स कि v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर ये तो टर्म हमारा कांस्टेंट हो गया, तो डायरेक्टली हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन बन के आ गया। सो
भी स्क्वायर का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पर पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों को भी मिल रहा है और यहाँ पर भी हम लोगों को भी मिल रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। मैं काम करती हूँ, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r और बाई आर, क्योंकि आपको ही पता है डेनोमिनेटर में एक आर है तो मैंने एक आर लिख दिया और यहाँ पर भी स्क्वायर की जगह पे 1/r लिख दिया। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो इन्हीं सब कैलकुलेशन को देखकर जो हमारे न्यूटन थे उन्होंने बताया कि जो हमारा फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है वो इनवर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल होगा। एंड देन उन्होंने ये जो फॉर्मूला लिखा था मैंने, फोर्स m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इसको बनाया। सो आई होप न्यूटन ने क्या सोचकर केपलर्स लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मॉडिफाई तो नहीं कर सकते, केपलर्स के थर्ड लॉ को अच्छी तरह से स्टडी किया एंड देन अपना जो लॉ बनाया उसमें उस लॉ का यूज किया। सो आई होप आपको ये सेशन समझ आया हो और ये हमारी कुछ फैसिलिटीज हैं जिसको कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप जेआर की साइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, वहां पर आपको पेड सर्विसेज और फ्री सर्विसेज दोनों मिल जाएंगी। आप जिसमें चाहें आप उसमें अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं। वहाँ पर 1-to-1 लाइव सेशन है जिसको कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और हमारी फैकल्टी से बिल्कुल बात कर सकते हैं सामने सामने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल कम अप विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय।